नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक के 2023 के बैच के लिए विभिन्न पदों जैसे नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक टेक्निकल पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 8 सितंबर 2022 से इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। कुल पदों की संख्या 300 है। आवेदन की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2022 17:30 आवर्स तक। सभी मेल इंडियन सिटीजन जो इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक। यांत्रिक टेक्निकल पदों के लिए 10वीं के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 या 4 वर्ष का होना आवश्यक है। AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से, या फिर 10वीं एवं 12वीं के बाद यदि डिप्लोमा करते हैं तो 2 या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर कौन कौन से सब ब्रांच को मान्यता दी गई है जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सभी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए जो मान्य सब ब्रांच और ब्रांच है वो है मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, साथ में सेपरेट रूप से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ये सभी यांत्रिक मैकेनिकल के पदों के लिए मान्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए मान्य हैं। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु तथा महत्तम 22 वर्ष। नाविक जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक पदों के लिए जो अभ्यर्थियों की जन्म तिथि 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच होनी चाहिए। OBC को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह महत्तम 22+3 अर्थात 25 वर्ष तक वे आवेदन कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरह वो 27 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कुल पदों की संख्या 225 है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 40 पद हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 16 पद, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 10 और यांत्रिक टेलीकम्युनिकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पद हैं। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इन सभी स्टेजेस की परीक्षा को क्लियर करने के पश्चात
ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जो इस लिस्ट में शामिल होते हैं उन्हें INS चिल्का ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अर्थात संतोषजनक प्रदर्शन के पश्चात एवं वैकेंसी के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इन सभी स्टेजेस के दौरान कैंडिडेट का पूरी तरह आइडेंटिटी चेक किया जाता है, जिसमें वेरिफिकेशन शामिल है। साथ में कैंडिडेट का फोटोग्राफ, फेशियल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस। इसके अलावा स्टेज 1 एग्जामिनेशन के दौरान लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक लिया जाता है। इस बायोमेट्रिक डाटा का मिलान अन्य चरणों में किया जाता है। इसके पश्चात कैंडिडेट का सिग्नेचर जो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया गया था उसका भी मिलान किया जाता है प्रत्येक चरण में। आइडेंटिटी जो मार्क है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन किया गया था उसका मिलान किया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट का आइडेंटिटी चेक के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या मिलान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 एग्जामिनेशन के बारे में। स्टेज 1 में मुख्य रूप से रिटन टेस्ट होता है। इसके लिए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। वेरिफिकेशन में वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किया था उसकी जांच होती है। आपको एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ में 2 कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने अपलोड किया। इसके अलावा SC ST एप्लीकेंट के लिए ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में 2 फोटोकॉपी इसका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का डिटेल जैसे कि नाम है, फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि जो भी सूचनाएं आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी हैं वो सभी करेक्ट होनी चाहिए, उनका मिलान सही होना चाहिए। इसके बाद बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की जाती है। स्टेज 1 में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का बायोमेट्रिक लिया जाता है जिसका अन्य चरणों में मिलान किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। इसके अंदर जो मुख्य रिटन टेस्ट होता है बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के बाद, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल एक टेस्ट सेक्शन 1 उन्हें देना पड़ता है। इसके लिए पासिंग मार्क जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह 30 अंक जनरल OBC के लिए, 27 अंक SC ST के लिए लाना आवश्यक है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 2 टेस्ट देना पड़ेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जैसा पहले बोला 30 मार्क जनरल OBC के लिए, 27 मार्क्स SC ST के लिए। सेक्शन 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित की गई है जनरल OBC के लिए 20 अंक है और SC ST के लिए 17 अंक लाना मिनिमम आवश्यक है। बात करें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की तो उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 2 टेस्ट देने पड़ते हैं। सेक्शन 1 सेम 30 मार्क्स जनरल OBC के लिए मिनिमम और 27 मार्क्स SC ST के लिए। सेक्शन 3 जो है मिनिमम 20 मार्क्स लाना पड़ेगा जनरल OBC कैंडिडेट को और 17 अंक जो है SC ST के लिए। सेम इसी तरह यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अभ्यर्थी को भी क्रमशः सेक्शन 1 और सेक्शन 4 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 देना पड़ता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है, उसी प्रकार है। अब हम बात करेंगे
कि भिन्न भिन्न जो सेक्शन हैं रिटन एग्ज़ाम के, उनका सिलेबस क्या होता है। सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स जो 60 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, 60 प्रश्न रहते हैं, 45 मिनट का समय दिया जाता है। मैथ से 20, साइंस से 10, इंग्लिश से 15 और रीजनिंग से 10 मार्क्स, जबकि जीके से सामान्यतः 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 50 मार्क्स का होता है, 50 सवाल पूछे जाते हैं और 30 मिनट का यह रिटन टेस्ट होता है। मैथ से 25 और फिजिक्स से 25। नेक्स्ट सेक्शन 3 में यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50, कुल प्रश्नों की संख्या 50 ही होती है। 30 मिनट में इनको सॉल्व करना है। और सिलेबस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल का होता है। सेक्शन 4 यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम 50 सवाल होते हैं, मैक्सिमम 50 अंक, 30 मिनट का समय। और यांत्रिक मैकेनिकल में भी 50 अंक, 50 प्रश्न होते हैं, 30 मिनट में इन्हें सॉल्व करना होता है। इन सभी पेपर्स सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इनका सिलेबस जो है वह इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे उपलब्ध है। नेक्स्ट स्टेज 2। स्टेज 2 वैसे अभ्यर्थी जो स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, उनके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है तथा स्टेज 2 में भाग लेने के लिए ई एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट जो पारा 7E में मेंशन किया गया है वो सभी अपलोड करना पड़ेगा। वैसे कैंडिडेट जो नियत दी गई समय अवधि के बीच ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते, उनकी कैंडिडेचर रद्द हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही आप स्टेज 2 के लिए ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसके लिए स्पोर्ट्स रिग स्वयं का लाना पड़ेगा, शू, टी शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। 20 उठक बैठक और 10 पुशअप शामिल होते हैं। और ये तीनों टेस्ट जो हैं वह बिना ब्रेक के लगातार ली जाएगी, एक के बाद एक। इसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जो भी सूचनाएं दी हैं, सभी सूचनाओं का मिलान होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसमें आपका मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अभिभावक का नाम और साथ में सब्जेक्ट, उसमें मार्क्स, परसेंटेज या CGPA एक्सेट्रा, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी सूचनाएं दी हैं उनका मिलान किया जाता है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की। स्टेज 1 और स्टेज 2 में परफॉर्मेंस के आधार पर एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और स्टेज 3 के लिए प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। स्टेज 3 की अवधि जो है 1 से 2 दिनों की होती है, जिसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बार फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई सूचनाओं का मिलान होता है। उसके बाद फाइनल मेडिकल की प्रक्रिया INS चिल्का में होती है। INS चिल्का में मेडिकल की प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, यानी ट्रेनिंग के लिए लिस्ट किया जाता है।
वैसे कैंडिडेट जो मेडिकल में असफल हो जाते हैं उनको 12 दिनों का समय दिया जाता है री मेडिकल प्रोसेस के लिए, अपने आप को फिट साबित करने के लिए, और इसके लिए जो खर्च का वहन होगा उनको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4 में वैसे कैंडिडेट जो स्टेज 3 को भी क्लियर कर लेते हैं, इनको शॉर्टलिस्ट करके आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आईएनएस चिल्का में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलान करने के साथ उनका वेरिफिकेशन अंतिम रूप में होने के पश्चात उन ट्रेनिंग में वे भाग लेते हैं। ट्रेनिंग में सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनका अंतिम रूप से चयन होता है और उसके लिए अंतिम तौर पे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो है निकाली जाती है वैकेंसी के अनुसार। इस तरह से अंतिम रूप से उनकी नियुक्ति विभिन्न पदों के लिए हो जाती है। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के टेंटेटिव डेट्स की। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए जो स्टेज 1 का टेंटेटिव डेट है मिड नवंबर 2022 या फिर नवंबर 2022 के अंत में। स्टेज 2 के लिए मिड जनवरी 2023 या फिर एंड जनवरी 2023, और स्टेज 3 एंड अप्रैल 2023 या फिर अर्ली मई 2023 में स्टेज 3 का आयोजन किया जा सकता है। ये सभी डेट्स जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो केवल हैं। समय समय पर एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में आप इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। प्रत्येक चरण के एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन सीटी के बारे में 10 दिन पहले आपको बताया जाएगा। साथ में 2 या 3 दिन पहले आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको एग्जामिनेशन फ़ी कितना पे करना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट्स को कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, जबकि अन्य कैंडिडेट्स को 250 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी दे होगा। ये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन पदों के लिए पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी लेवल 3 का पद है, बेसिक पे 21,700, उसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस एवं अन्य अलाउंस नियमों के अनुसार। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच भी लेवल 3 का पद है और बेसिक पे 21,700, उसके साथ डियरनेस अलाउंस एवं अन्य अलाउंस नियमों के अनुसार। यांत्रिक टेक्निकल लेवल 5 के अंतर्गत आता है, बेसिक पे 29,200, इसके साथ साथ 6200 प्लस डियरनेस अलाउंस एवं अन्य अलाउंस दिए जाएंगे नियमों के अनुसार। बात करें प्रमोशन की तो प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर के तौर पे लेवल 8 के अंदर इनको प्रमोशन अधिकतम मिल सकता है। जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक टेक्निकल पदों के लिए नोटिफिकेशन 2023 से संबंधित ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।